नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पे आपको स्वागत करता हूं। मैं राघव। आज से बायोलॉजी की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। आप भली भांति जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है। बायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले उसको हम डिफ़ाइन कर दें कि उसको हम परिभाषित करें, परिभाषा उसकी दें तो वो क्या होगा, बायोलॉजी आखिर है क्या। तो बायोलॉजी बेसिकली दो शब्दों का मेल है। बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। वो दो वर्ड कौन से हैं? एक है बायो, बायोस आपको नज़र आ रहा है, और एक होता है लोगोस। एक है बायोस और एक क्या है? लोगोस। तो बायोस में आपने देखा होगा, बायोस का मतलब नीचे लिखा हुआ है लाइफ। बायोस का मतलब लाइफ, बायोस का मतलब है लाइफ, और लोगोस का मतलब है स्टडी करना, मतलब कि लाइफ की स्टडी करना। किसी भी चीज़ की लाइफ की हम स्टडी कर रहे हैं, जीवित चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करेंगे उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसमें से। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? जीवन की विज्ञान है। is the branch of science that deals with the study of living organism and their vital process। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं और उनकी विभिन्न अति महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? आप जानते होंगे कि कोई भी जो जीवित चीज़ है, कोई जीव है, तो उसमें कुछ खास प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे श्वसन क्रिया करना, सांस लेना, पाचन करना, भोजन को पचाना। कोई भी जीव है, ये बहुत बेसिक क्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, इन सभी क्रियाओं को करते हैं। तो वो सभी क्रियाएं, हम जीवन के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो सब बातें हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बात करते हैं। बायोलॉजी के फादर कौन थे? बायोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल। बायोलॉजी हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी? दैट इज़ एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कंसिडर करते हैं। एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आपने इतिहास विषय पढ़ा होगा तो शायद आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा, सिकंदर द ग्रेट। तो सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटल। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले यूज़ किसने किया इस वर्ड को? जो बायोलॉजी वर्ड है, इस शब्द को यूज़ किसने किया? तो सबसे पहले इस बायोलॉजी शब्द को जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था लेमार्क एंड ट्रेवेरिनस ने। लेमार्क ने एंड ट्रेवेरिनस 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को प्रयोग में लाया था। किसने? लेमार्क ने एंड ट्रेवेरिनस ने। लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने। अब बायोलॉजी के ब्रांचेस की बात करते हैं। बायोलॉजी किन किन शाखाओं से मिलकर के बना हुआ है? तो बायोलॉजी बना हुआ है बेसिकली दो शाखाओं से। वो दो शाखाएं कौन सी हैं? एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। एक जूलॉजी है और एक क्या है? बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी का मतलब है, आपने जू वर्ड आपको इसमें नज़र आ रहा है जूलॉजी के अंतर। सबसे पहला वर्ड जो है जू। जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर। तो जीव जंतु, जीव जंतुओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। अब बचे हुए क्या हैं? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे और बॉटनी इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। बहुत बेसिक सी बात है। अब इनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन होगा एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन होगा? फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जूलॉजी। अब एरिस्टोटल के ही एक शिष्य थे, उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों के ऊपर अध्ययन किया। उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं बॉटनी के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल हो गया। तो बायोलॉजी हमने अभी तक जितना जाना है, हमने बार बार यही कहा है कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन होता है और जीवन का अध्ययन होता है। तो
जीवों का अध्ययन होता है, इसके अलावा जीवन का अध्ययन होता है। तो इसके अलावा भी कुछ खास चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के अंतर्गत विशेष रूप से जिनका अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, सपोज़ करो किसी जानवर की हम बात करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम पढ़ेंगे। उसमें हम ओरिजिन पढ़ेंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारा विकास कैसे हुआ है, हमारा उद्भव कैसे हुआ है, हम लोग पहले क्या थे। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उनका विकास कैसे कैसे होता है, कैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे अपना शारीरिक मानसिक विकास करता है, वो चीज़ भी हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ खास लक्षणों के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम विभिन्न प्रकार के जीवों में हम अंतर करते हैं। अगर कोई पक्षी है वो बहुत बड़ा है, पक्षी है कोई वो बहुत बड़ा है, तो बड़े पक्षी को हम जनरली हम मानेंगे कि ये पिकॉक है, मोर है। पक्षी छोटा है, हम उसको स्पैरो, चिड़िया हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो चिड़िया होगी शायद। तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब जीव कोई एक दो तो है नहीं, इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो उनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनको और आसान बनाने के लिए हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, उनको सर्टेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, उसको हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जीवों का भी और पेड़ पौधों का भी। अब हम कुछ उन शख्सियत की बात करेंगे जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत। और मैं ये कहूँ कि ये पिलर्स हैं, जैसे कोई बिल्डिंग कुछ खास पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, एक पिलर्स स्तंभ हैं, तो इन वैज्ञानिकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं चाह रहा हूँ ये आप आगे भी जब हम लेक्चर हम डिलीवर करेंगे आप लोगों के लिए, आप उनमें इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो मैंने क्या काम किया है, कुछ खास वैज्ञानिकों को इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है, ताकि जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, उसमें आपको नाम अजीब नहीं लगेंगे, आपको सुने हुए नाम लगेंगे, क्योंकि आपने पहली ही वीडियो में, आपने पहले ही चैप्टर में आपने इन सभी साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा इस पोर्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी हम जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिनाउंड साइंटिस्ट इन बायोलॉजी की खास जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में, उनका क्या योगदान है, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। आप देख पा रहे होंगे एरिस्टोटल मैंने पहले बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल क्या थे? एरिस्टोटल ग्रीक देश है, ग्रीक देश में एरिस्टोटल ग्रीक देश की एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, एक विद्वान थे। तो एक बार क्या हुआ, ग्रीक देश के पास में एक लेस्बोस नाम का आइलैंड है। लेस्बोस नाम का आइलैंड आप समझते होंगे, भूमि का वह टुकड़ा, जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से भरा हुआ हो, घिरा हुआ हो, सॉरी, तो उसको हम बोलेंगे एक द्वीप है, वो आइलैंड है। तो जो एरिस्टोटल हैं वो एक बार ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए लेस्बोस आइलैंड पे गए। लेस्बोस आइलैंड पे गए तो लेस्बोस आइलैंड पे क्या था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां थी। उन्होंने बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा वहाँ। तो उनके दिमाग में विचार आया कि इतने सारे जंगली जानवर हैं यहाँ, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है, तो क्यों ना मैं इनकी स्टडी करूँ, मैं इनका अध्ययन करूँ। तो वहीं से इन्होंने अध्ययन की स्टार्टिंग की और तभी से एक साइंस के अंदर एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो आपको एक कहानी के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है किस तरीके से अरस्तु का योगदान रहा है बायोलॉजी में। उसके बाद में थियोफ्रेस्टस, मैंने अभी आपको बताया था थियोफ्रेस्टस कोई और नहीं बल्कि खुद अरिस्टोटल के ही शिष्य थे।
उनके स्टूडेंट थे। थियोफ्रास्टस ने काफ़ी सारे पेड़ पौधों के ऊपर जानकारी एकत्र की, जानकारी उन्होंने इकट्ठी की और उस सारी नॉलेज को उन्होंने 2 बुक्स लिखी। उन बुक्स में अब सारी नॉलेज को उन्होंने अपना कंपाइल किया। 2 बुक्स थी उनकी, थियोफ्रास्टस की 2 बुक्स थी। एक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, और जो सेकंड बुक थी उनका नाम था द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, सेकंड थी द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। तो उन्होंने इन बुक्स में जो उन्होंने लिखी थी कॉजेज ऑफ प्लांट्स, टोटल 480 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था, उनके बारे में जानकारियां एकत्र की थी। तो इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन हुआ? थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तीसरे जो वैज्ञानिक हैं वो हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी में, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या थे? आप सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जानने से पहले हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। सो व्हाट इज माइक्रोब्स? Microbes are the so tiny organism that can't be seen by naked eye। ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको हम नॉर्मली अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब नॉर्मली नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हमें किसी खास मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी खास हमें यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा दूरबीन से हम बहुत दूर की चीज़ को पास में देखते हैं हम। जैसे आप कैमरा यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, तो हम कई बार दूर का पोज देने के लिए हम कैमरे को जूम करते हैं, किसी छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए हम जूम करते हैं। तो सेम एक ऐसा ही यंत्र इन्होंने बनाया, उसका नाम था माइक्रोस्कोप। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा यंत्र जो छोटी चीज़ों को, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाए। और यही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक लिविंग सेल को देखा था। सेल भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल का भी। लिविंग सेल को देखा था, और लिविंग सेल कौन सी थी? एल्गी। एल्गी बोले तो काई। आपने देखा होगा कि जब किसी तालाब में या किसी झील में आपने देखा होगा कि काई लग जाती है ग्रीन कलर की। पानी जहाँ पर भी होता है वहाँ काई लग जाती है, तो उस काई को हम एल्गी बोलते हैं। ये भी एक टाइप की सेल है। तो इस एल्गी को, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोस्कोप की खोज भी किसने की थी? वो भी ल्यूवेनहॉक ने। जब माइक्रोस्कोप की खोज की है तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी भी कौन करेगा? ल्यूवेनहॉक, जाहिर सी बात है। तो ल्यूवेनहॉक को ही हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंसिडर करते हैं। माइक्रोब्स आप जानते होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में इनको भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से देखिए, यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की। माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो क्या हुआ? बहुत छोटे छोटे जीवों को देख पाना संभव हुआ, इसलिए उनको ही हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 2 चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। किसको? लिविंग सेल को, जिंदी कोशिकाओं को इन्होंने सबसे पहले देखा था। उसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा, तो वो कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका को किसने देखा? वो भी ल्यूवेनहॉक। तो इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। आगे मूव करते हैं हम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी शानदार वैज्ञानिक थे ये। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में, 1665 में। उन्होंने प्लांट्स की सेल को देखा था, कॉर्क सेल बोलते हैं। उन्होंने प्लांट्स की सेल को सबसे पहले देखा था। और ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको टिक मार्क कर देता हूँ। डेड सेल उन्होंने देखी थी
उन्होंने किसी जीवित कोशिका को नहीं देखा था, उन्होंने एक मरी हुई मृत कोशिका को देखा था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका किसने देखा, अभी पीछे ही हम पढ़ के आए हैं, वो किसने देखा था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि मृत कोशिका को किसने देखा, वो क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा उसमें, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक क्या हैं, इन्होंने सेल के बारे में बताया। और सेल क्या है, सेल वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिनसे हमारी बॉडी मिलकर के बनी हुई है। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक की ओर हम करते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, क्लासिफाई किया था। ये क्लासिफाई क्या होता है, क्लासिफाई मतलब कि उन्होंने क्लासों में डिवाइड किया था, बहुत सारे जीव जंतुओं को, बहुत सारे पेड़ पौधों को उन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया था, नेचुरल वर्ल्ड को उन्होंने क्लासिफाइड किया था। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमी की फादर। टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स की और प्लांट्स की उनकी लक्षणों के आधार पर उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हम क्लासेस में बांटते हैं। तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हुए। आगे चलते हैं, दो वैज्ञानिक हैं स्लीडन एंड श्वान। दो वैज्ञानिक हैं स्लीडन एंड श्वान। स्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। क्या दिया था इन्होंने, सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड श्वान ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लीडन एंड श्वान का क्या योगदान है, आप कहोगे इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी ये कहती है कि जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, वो बना हुआ है कोशिकाओं से। और कोशिका, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका का जन्म होता है। ये कहा था दो वैज्ञानिकों ने जो कि अलग अलग थे, एक था स्लीडन और एक थे श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ज़ेवी लेमार्क। लेमार्क, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक एक शब्द की कीमत है, एक एक शब्द की वैल्यू है, एक एक शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बुक्स बहुत सारी हैं, किताबें बहुत सारी हैं, किताबों में आप फैक्ट्स रट्टे मार सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी। फैक्ट्स रट्टे मारना अलग बात है, कॉन्सेप्ट को समझना अलग बात है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फैक्ट्स के रट्टे नहीं लगाने हैं। शब्दों को पहचानते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए तो वो इनहेरिट हो रहा है, वो इनहेरिटेंस लक्षण है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया हुआ, अर्जित किया हुआ। अगर आप लोगों ने जीवन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है तो आप क्रिकेट खेलने में आपने दक्षता हासिल की है, आप लोग एफिशिएंट हो गए हो, तो ये आपका एक्वायर्ड लक्षण है, आपका ये एक अर्जित लक्षण है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पढ़ाई में, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपने अपने ज्ञान को संचित नहीं रखा, अपने ज्ञान को और ज़्यादा संचित किया है, ज्ञान को बढ़ाया है, तो वो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो जन्मजात नहीं है, अर्जित किया हुआ। और क्या योगदान था लेमार्क का। लेमार्क वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस बताया था। वर्टिब्रेट्स कशेरुक और इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुक। कशेरुक जिन ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए उनको हम बोलेंगे कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स। तो इन्होंने जीवों को डिवाइड कर दिया था कि वो जीव जो जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो उनको हम रखेंगे वर्टिब्रेट्स की श्रेणी में, जिनके पास नहीं है उनको हम रखेंगे इनवर्टिब्रेट्स की श्रेणी में। इनकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी थी और उस थ्योरी का नाम था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने कहा था अगर आप किसी एक शरीर के अंग को, ऑर्गन को आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। अगर आप उसको डिसयूज़ करोगे, आप उसका यूज़ नहीं करोगे तो वो कमज़ोर होता हुआ चला जाएगा। ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इंट्रोडक्टिव पार्ट बता रहा हूँ, बेसिक आप समझ लीजिए।
अगले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इन्होंने 1858 में एक थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, वापस से शब्द की कीमत पहचानिए। नेचुरल सिलेक्शन, सेलेक्ट कर रही है कौन? नेचर। प्रकृति केवल उसी को सेलेक्ट करेगी जो संघर्ष करेगा, जो वातावरण के साथ संघर्ष करेगा। इसको अपनी दैनिक जीवन से आप इसको लिंक कीजिए, कनेक्ट करके देखिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पोस्ट आती हैं 500, बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं 5 लाख, तो क्या 5 लाख के 5 लाख सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, सेलेक्ट केवल 500 ही होते हैं, और वो 500 सेलेक्ट होते हैं जो संघर्ष करते हैं, तरीके से संघर्ष करते हैं, वही जीतते हैं। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी कि इस प्रकृति में वही जीव जीवित बचेगा जो वातावरणीय कारकों से संघर्ष कर पाएगा। इसका एक और नाम है, मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवलेंस, कि सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी प्रकृति आपको सेलेक्ट करेगी, तभी नेचर आपको सेलेक्ट करेगा। चलिए अगले वैज्ञानिक की बात करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के इनका जीवन का इतिहास काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि अगर समय मिला तो एक वीडियो में स्पेशली ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ के ऊपर आपको बना करके दूंगा, मैं उनके बारे में समझाऊंगा, तो आप देखेंगे कि कितने महान वैज्ञानिक थे ये। बहुत बड़ी खोज इन्होंने की, बहुत कुछ इन्होंने बायोलॉजी के अंतर्गत दिया है। तो बेसिक जान लेते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। और मटर के पौधे का नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मटर के पौधे का नाम पाइसम सेटाइवम होता है। पाइसम सेटाइवम प्लांट मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? इन्होंने कहा था कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अब लक्षण जाते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में जाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी बात करते हैं, बहुत बेसिक सी। सपोज करो एक ड्रम में पानी भरा हुआ है और एक ड्रम खाली है, तो आपको एक ड्रम से दूसरे ड्रम में पानी डालने के लिए आपको किसी मग की या किसी कंटेनर की हेल्प पड़ेगी। आप उस मग की सहायता से, आप उस कंटेनर सहायता से एक ड्रम से पानी को दूसरे ड्रम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपको किसी इकाई की, किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ी, जिसको मैं कंटेनर नाम दे रहा हूँ, कि आपने एक कंटेनर से पानी, एक गिलास से पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाने के लिए गिलास की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे ही लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो इनको भी किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, और उस यूनिट को हम बोलते हैं जीन। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? जीन। जीन वो इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है। हमारे कुछ लक्षण हमारे माता पिता से मिलते हैं, और हमारे कुछ लक्षण हमारी संतान में ट्रांसफ़र होंगे। तो इस प्रकार जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, तो लक्षणों की वंशागति होती है। तो इन्होंने जीन के ऊपर बेसिकली काम किया था, लेकिन ध्यान रहे जीन शब्द को इन्होंने यूज़ नहीं किया था। इनको नहीं पता था कि इनको जीन बोलते हैं, इन्होंने तो इनको फैक्टर बोला था। क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल ने क्या कहा उस इकाई को, जो इकाई लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जा रही है, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। फैक्टर वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स के ऊपर काम किया है फैक्टर, जिसको बोला था इन्होंने, तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स।
और इन्होंने जो नियम बताए थे वो बताए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस समझा चुका हूँ, लक्षणों की वंशानुगति, एक वंश से लक्षण, एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। अगले वैज्ञानिक हैं वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी। इन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए सेल में पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सेल में पाया जाता है। और डीएनए की वजह से ही हमारे कुछ लक्षण, डीएनए जीन की वजह से हमारे कुछ लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन्होंने कहा था जो डीएनए होता है वो एक सिंगल नहीं होता, वो डबल हेलिकल, उसकी स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होती है। डबल हेलिकल क्या है ये समझ लीजिए। इन्होंने कहा था कि डीएनए डबल हेलिकल, तो एक हेलिकल तो ये हो गया और दूसरा हेलिकल इस टाइप में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये डीएनए होता है। डीएनए से लक्षण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, अभी आप बस एक थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। तो एक स्ट्रैंड ये हुआ और एक स्ट्रैंड आपका ये हुआ, यहाँ पे ये आप डायग्राम देख सकते हो ये। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट वुडवार्ड। रॉबर्ट वुडवार्ड ने क्या किया था, इन्होंने आर्टिफिशियली नकली सिंथेसिस बनाया था। क्या बनाया था? क्लोरोफिल बनाया था। इन्होंने नकली क्लोरोफिल बनाया था। अब क्लोरोफिल क्या है? इन्होंने क्लोरोफिल बनाया था। क्लोरोफिल क्या होता है? आपने पेड़ पौधों की पत्तियां देखी होंगी, कलर कैसा होता है बताइए? ग्रीन कलर होता है, कलर हरा होता है। वो हरा कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर कैसा है? उनका कलर ग्रीन होता है। तो पेड़ पौधे तो आर्टिफिशियल है नहीं, वो तो नेचुरल है। तो इन्होंने आर्टिफिशियल क्लोरोफिल बनाया, एक नकली क्लोरोफिल बनाया इन्होंने, नेचुरल नहीं, नकली। आर्टिफिशियल, नकली नहीं कह सकते उसको हम, आर्टिफिशियल को हम मानेंगे कि इन्होंने मैन मेड, कि खुद से लैब के अंदर बनाया, पेड़ से नहीं लैब से बनाया इन्होंने। जैसे इस पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है हमने कि रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, कि ग्रीन कलर जो होता है इस वजह से। अच्छा जरा आप बताइए आपके ब्लड का कलर कैसा है? सभी जानते होंगे रेड कलर है। क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें होता है। ये कुछ खास चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करती हैं। हमारे खून का रंग कैसा है? लाल है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हमारे यूरिन का कलर कैसा है? येलो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो रॉबर्ट एंड वुडवार्ड ने क्या किया था? क्लोरोफिल बनाया था, आर्टिफिशियल क्लोरोफिल बनाया था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये शुरुआत है। हम आपको रेगुलर बेसिस पे बायोलॉजी की वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट जानना है, कॉन्सेप्ट समझना है और वापस से रीड करना है आपको। आपके क्वेश्चन श्योरली हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बायोलॉजी का वेटेज, साइंस में हम बात करें तो बायोलॉजी का वेटेज का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ध्यान से समझते हुए चलना है। एक गलत अवधारणा बनी हुई है कि बायोलॉजी तो रटने का है, रट के कर लेंगे, तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें समझने का होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इतना पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।